हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप में अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत डिटेल मिलेगी। ठीक है। स्पेशली जो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप है वो है इंडस्ट्री के लिए, जहां पर लेबर्स काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं और उनके बीच में यूनियन बनती है। किस लिए? मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग के लिए। ठीक है। तो वो यूनियन मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। वो यूनियन मैनेजमेंट होता है लेबर मैनेजमेंट एक्चुअल में। ठीक है। कई जगह पे उसे लेबर मैनेजमेंट के नाम से भी लिखा गया है और यूनियन मैनेजमेंट के नाम से भी लिखा गया है। बट यहाँ पे हम जिस यूनियन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो टोटली रिलेटेड है सिविल सर्वेंट से। ठीक है। तो इस यूनियन मैनेजमेंट में हम दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है। वो ड्यूटी के दौरान क्या क्या कर सकता है, उसका क्या क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं। ठीक है। और सेकेंड चीज है गवर्नमेंट क्या क्या पेनल्टी दे सकती है, क्या क्या पनिशमेंट इम्पोज कर सकती है किसी एम्प्लॉय पे अगर वो मिसकंडक्ट करता है, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो एम्प्लॉय के राइट्स पढ़ेंगे और दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शंस पढ़ेंगे विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉय इफ देयर इज एनी मिसकंडक्ट इन द सर्विस। ओके। तो इसको इस यूनियन मैनेजमेंट को आप उस यूनियन मैनेजमेंट यानी लेबर मैनेजमेंट से कंपेयर मत करिएगा। ठीक है। जो हम यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितनी भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़े हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब गवर्नमेंटल बॉडी के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं। और जो लेबर मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली पार्ट होता है प्राइवेट मैनेजमेंट का, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे हम वो पब्लिक मैनेजमेंट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। ठीक है। एक सिविल सर्वेंट के इंडिया में क्या क्या अधिकार है? फर्स्ट है राइट ऑफ ऑर्गेनाइज, राइट ऑफ स्ट्राइक, पॉलिटिकल राइट्स एंड मशीनरी फॉर कंसल्टेशन। ठीक है। ये चार राइट्स हैं इंडिया में किसी भी सिविल सर्वेंट के। ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है राइट टू ऑर्गेनाइज। ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज इन आर्टिकल 19 gave all the citizens the fundamental right to freedom of speech, expression, assembly and association। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अपने हर सिटीजन को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अपने व्यू एक्सप्रेस करने का, असेंबली मतलब किसी भी सभा में जाने का, असेंबल होने का, इकट्ठा होने का, एंड एसोसिएशन यानी कि कोई संघीय संस्था बनाने का। लेकिन हाउएवर इट ऑथराइज्ड द स्टेट टू इम्पोज reasonable restrictions on the exercise of these rights in the national interest। लेकिन ये किसको? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। किसमें? इन राइट्स में फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। नेशन के इंटरेस्ट के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे अपने एम्प्लॉयज पे। ठीक है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 also empowered the legislator to regulate the recruitment and service conditions of persons appointed to public services and post। ठीक है। अब आर्टिकल 19 सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। साथ ही जो आर्टिकल 309 है वो लेजिस्लेचर को, ठीक है, ये अथॉरिटी देता है
कि वो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट पे, उनको वो रेगुलेट कर पाए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चला पाए, अपने अकॉर्डिंग इम्पोज कर पाए अपने रूल्स, ठीक है। ये अथॉरिटी देता है कौन, आर्टिकल 309। नेक्स्ट है द कंडक्ट रूल मेड अंडर दिस प्रोविजन ऑल्सो इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंडक्ट रूल्स हैं उसमें क्या प्रोविजन है कि जो लेजिस्लेचर है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा पाए सिविल सर्वेंट के फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। अब वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो है therefore the position in India is that civil servants cannot become member of any service association which is not recognized by the government, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है। पहला ये कि जो इंडिया में कोई सिविल सर्वेंट है, किसी पोजीशन पे है, वो किसी भी ऐसी सर्विस एसोसिएशन का मेंबर नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। ऐसी किसी भी एसोसिएशन का पार्ट या मेंबर नहीं हो सकता जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। Thus, joining an unrecognized association is a disciplinary offense, ठीक है। इसीलिए अगर कोई सर्वेंट या एम्प्लॉय किसी अनरिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन को ज्वाइन करता है तो उसको डिसिप्लिनरी ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू अ एसोसिएशन ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब गवर्नमेंट कौन सी एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करती है, जिनकी फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब वो कंडीशंस हैं, इट शुड कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, ठीक है, यानी कि उस एसोसिएशन में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए, रादर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोई आउटसाइडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है इट एग्जीक्यूटिव शुड बी फ्रॉम amongst in the members only, ठीक है। उसका जो एग्जीक्यूटिव है, जो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है उस एसोसिएशन को, वो क्या होना चाहिए, उसके मेंबर में से ही कोई होना चाहिए, कोई बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी न्यूट्रल पॉलिटिकली, और वो पॉलिटिक्स से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उस एसोसिएशन में। नेक्स्ट है इट शुड नॉट एंटरटेन इंडिविजुअल केसेस, और इस तरीके की एसोसिएशन कोई भी इंडिविजुअल केस को एंटरटेन ना करे, तभी उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है, ठीक है। दिस मैटर वाज कंसीडर्ड इन डिटेल बाय द सेकंड पे कमीशन हेडेड बाय जगन्नाथ दास। अब इस मैटर को किसने डिटेल में कंसीडर किया, सेकंड पे कमीशन ने, जिसके हेड कौन थे, जगन्नाथ दास थे। इट रिकमेंडेड दैट, सेकंड पे कमीशन ने रिकमेंड किया, द मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिसिप्लिनरी ऑफेंस। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई एसोसिएशन जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका मेंबर बनता है तो वो डिसिप्लिनरी ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन सेकंड पे कमीशन ने इसमें कुछ चेंजेस किए। उन्होंने बोला अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय जो ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसको डिसिप्लिनरी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, द रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी कंसीव्ड टू ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन इन अ लिबरल वे, ठीक है। और दूसरा जो है, जो एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने के रूल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उसमें थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इजीली ग्रांट दे देना चाहिए रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है। ये चेंजेस किए किसने, सेकंड पे कमीशन ने। अब नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू स्ट्राइक, ठीक है।
Like in the UK, in India also there is no law prohibiting a strike by a civil servant. यूके और इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो किसी सिविल सर्वेंट को स्ट्राइक करने से रोक सके, ठीक है। However, the conduct rule prohibit a civil servant from participating in any strike. जबकि जो कंडक्ट रूल्स होते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, उसमें किसी भी सिविल सर्वेंट को किसी भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है, ठीक है। फंडामेंटली ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ये प्रोहिबिटेड है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए टू पार्टिसिपेट इन एनी स्ट्राइक। Hence, striking by civil servant constitute a disciplinary offense, ठीक है। और अगर इन केस कोई सिविल सर्वेंट स्ट्राइक करता है तो उसे डिसिप्लिनरी ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। जगन्नाथ दास, ये कौन थे? सेकेंड पे कमीशन के हेड थे। जगन्नाथ दास कमीशन सेड that the civil servant should not enjoy the right to strike। अब सेकेंड पे कमीशन ये कहता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो राइट टू स्ट्राइक, जो उसका राइट है उसे नहीं करना चाहिए इसको एंजॉय, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया वेंट वन स्टेप अहेड। अब ये एक कदम और आगे चले गए एंड रिकमेंडेड कंप्लीट बैन ऑन स्ट्राइक बाय सिविल सर्वेंट्स। अब इन्होंने तो केवल सजेशन दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए सिविल सर्वेंट को, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है वो उन्होंने एक और स्टेप आगे चले गए और उन्होंने कहा कि ये टोटली बैन है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए किसी भी तरीके की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो यानी कि ये राइट तो नहीं है सिविल सर्वेंट के पास स्ट्राइक करने। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स। अब किसी भी सिविल सर्वेंट के क्या क्या पॉलिटिकल राइट्स होते हैं? पॉलिटिकल राइट्स लाइक यूएसए, इंडिया हैज आल्सो इम्पोज्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। यूएसए की तरह इंडिया ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के पॉलिटिकल राइट्स पे। अब ये पॉलिटिकल राइट्स होते क्या है? पॉलिटिकल राइट्स ये कहते हैं कि इंडिया का कोई भी सिटीजन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी का फेवर कर सकता है, लोकसभा या असेंबली के इलेक्शंस लड़ सकता है और किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जबकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको इन सब से ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल, द सिविल सर्वेंट शुड नॉट इंडल्ज इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको किसी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में लिप्त नहीं होना चाहिए। शुड नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। शुड नॉट कन्वेस इन फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट, और किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट कंटेस्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस, लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में नहीं खड़ा होना चाहिए। शुड नॉट एड एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, और किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल ऑफ कंडक्ट रूल्स है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है। दस एक्सेप्ट द राइट टू वोट, केवल एक ही उसके पास पॉलिटिकल राइट है कि वो वोटिंग कर सकता है, अपना वोट दे सकता है। द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया डू नॉट एंजॉय एनी अदर पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। हाउएवर अ सिविल सर्वेंट कैन कंटेस्ट इन अ लोकल इलेक्शन विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि हालांकि वो किसी लोकल इलेक्शन में खड़ा हो सकता है अगर उसे गवर्नमेंट परमिशन दे तो, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉलिटिकल राइट्स किसी भी सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है मशीनरी फॉर कंसल्टेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाफ काउंसिल्स, ठीक है। मशीनरी फॉर कंसल्टेशन स्टाफ कमिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन 1954।
मशीनरी फॉर कंसल्टेशन स्टाफ कमिटीज सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में स्टैब्लिश की गई। कब की गई? 1954 में। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? फर्स्ट पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आफ्टर इन 1957 इनको रीनेम कर दिया और उनका नाम हो गया स्टाफ काउंसिल्स। ठीक है, अब ये जो स्टाफ काउंसिल्स होते हैं जो हर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में होते हैं, इनके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ठीक है, किस लिए काम करते हैं ये? तो इनका फर्स्ट जो एम होता है टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर डीलिंग विद द ग्रेविनेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, ग्रेविनेंसेस मतलब शिकायतें। अब इनका काम क्या होता है? जो भी एम्प्लॉयज की शिकायतें हैं उनके साथ डील करना। नेक्स्ट है टू नेगोशिएट एंड सेटल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में नेगोशिएट करना, ठीक है, और डिस्प्यूट को सेटल कराना। किससे रिलेटेड? कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कंपनसेशन भी आता है, प्रमोशन भी आता है, और लीव्स, जितने भी ये मैटर्स हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड वो सब आता है कंडीशन ऑफ सर्विस में। उसको सेटल कराना गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, ये इनका काम है। नेक्स्ट है टू इंश्योर मैक्सिमम कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय। और ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में मैक्सिमम कोऑपरेशन बना रहे। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी? जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा। तो ये जो मशीनरी ऑफ कंसल्टेशन है या फिर स्टाफ काउंसिल है वो किसके लिए वर्क करती है? ये बेसिकली एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करती है। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। और लास्ट है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के वेलफेयर को प्रमोट करना ही इसका काम है। किसका? स्टाफ काउंसिल का। ठीक है, एवरी मिनिस्ट्री हैज 2 स्टाफ काउंसिल। ठीक है, हर मिनिस्ट्री में 2 स्टाफ काउंसिल्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीनियर स्टाफ काउंसिल, जो किस लिए होता है? क्लास 2 और क्लास 3 एम्प्लॉयज के लिए होता है। और सेकेंड जो स्टाफ काउंसिल होता है वो होता है जूनियर स्टाफ काउंसिल, जो होता है क्लास 4 एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, अब क्लास 1 बच गया। तो क्लास 1 एम्प्लॉयज को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है, वो इस स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, दे वर ओनली एडवाइजरी, उनको सिर्फ एडवाइजरी प्रोवाइड की जाती है। इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती स्टाफ काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो 2 स्टाफ काउंसिल हो गए, एक सीनियर स्टाफ जो कि क्लास 2 और क्लास 3 एम्प्लॉयज के लिए वर्क करता है, और जूनियर स्टाफ काउंसिल जो क्लास 4 एम्प्लॉयज के लिए वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेकंड पे कमीशन फाउंड that these councils were not effective in fulfilling their objective। अब जो लास्ट हमने अभी पढ़ा था स्टाफ काउंसिल के बारे में, वो किसने बनाया था? फर्स्ट पे कमीशन ने बनाया था। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन जो सेकंड पे कमीशन था उसने देखा कि वो जो एम्स और ऑब्जेक्टिव थे वो जो रियल ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और इतने इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस दिए। अब वो रिकमेंडेशंस क्या क्या है? फर्स्ट है अ सेंट्रल जॉइंट काउंसिल शुड बी एस्टैब्लिश। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जॉइंट काउंसिल्स बनाने चाहिए और इट शुड कवर बोथ इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविल सर्विसेज। और ऐसे काउंसिल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों ही सिविल सर्विसेज को कवर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था इनका अ कंपल्सरी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल शुड बी सेट अप टू डील विद द मैटर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्किंग एंड लीव्स। और ऐसे मध्यस्थ न्यायालय बनाने चाहिए, ठीक है, जो किससे डील करें? पे से, अलाउंसेस से, वर्किंग आवर्स से और लीव से डील करें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयज को वो इन्हीं मैटर्स में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे मध्यस्थ न्यायालयों को क्या करना चाहिए? कंपल्सरी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शुड पे एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैटर्स pertaining to staff relation। और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होती है वो ऐसे मैटर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो उसको जो है बीच में एज अ मीडिएटर काम करना चाहिए गवर्नमेंट और स्टाफ्स के बीच में। ठीक है,
तो ये सजेशन थे सेकंड पे कमीशन के। और जो लास्ट हमने पढ़े थे स्टाफ काउंसिल, वो किसका था? फर्स्ट पे कमीशन ने दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 राइट्स ऑफ एनी सिविल सर्वेंट। अब नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन। अभी तक जो हमने बात की वो राइट्स थे किसके? एम्प्लॉय के। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के रेफरेंस में कि गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है। ठीक है, अगर कोई भी कंडक्ट रूल वायलेट होता है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो कौन कौन से एक्शन ले सकती है उसके अगेंस्ट। तो ये पार्ट आ गया अब गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। ठीक है, now disciplinary action is taken against a civil servant who has violated the conduct rules in performance of his job. अब कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए जो कंडक्ट रूल्स को वायलेट करता है अपनी जॉब के दौरान। तो वो कौन कौन से हैं? द इम्पोर्टेंट कंडक्ट रूल्स इन इंडिया। अब कंडक्ट रूल्स कौन कौन से हैं इंडिया में? 3 है। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स formed in 1954, Central Service Civil Services Rule formed in 1955, and the last is Railway Service Conduct Rules formed in 1956. तो ये हमारे 3 कंडक्ट रूल्स हैं इंडिया में। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कोई रूल वायलेट होता है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा तो क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो। नेक्स्ट है अ फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन। अब कौन कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट जो कि वायलेट करता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इट कॉन्स्टिट्यूट द इम्पोजिशन ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर पेनल्टी। ठीक है, इसमें माइनर और मेजर कोई भी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। अब माइनर पेनल्टीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है सेंश्योर और रिप्रीमैंड। इसका मतलब होता है वर्बली डांटना या कुछ वर्बली बोलना। ठीक है, तो डांट सकती है माइनर पेनल्टीज में। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है एम्प्लॉय का। विद होल्डिंग प्रमोशन, प्रमोशन रोका जा सकता है। रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस। ठीक है, और कुछ मनी से रिलेटेड लॉस रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आ गया माइनर पेनल्टीज में। द फॉलोइंग आर दी मेजर पेनल्टीज। अब मेजर कौन कौन सी है? रिडक्शन टू लोअर स्केल और रैंक। ठीक है, जिस रैंक पे एम्प्लॉय है उससे लोअर स्केल और रैंक पे उसे डिमोशन कर देना उसका। ठीक है, रिडक्शन कर देना स्केल में और रैंक में। ये सेकंड कंपल्सरी रिटायरमेंट, और कंपल्सरी रिटायरमेंट दे देना। कंपल्सरी रिटायरमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसने पढ़ा था अगर कोई भी ई कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेट करता है एम्प्लॉय तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, और उसे फिर कंपल्सरी कंपनसेशन मिलता है उस टाइम। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से हटाया जा सकता है। और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, या फिर सर्विस से डिसमिसल किया जा सकता है। ठीक है, अब रिमूवल और डिसमिसल दोनों ही हटाने के सेंस में आते हैं। रिमूव करना, हटा देना सर्विस से, और डिसमिसल भी सेम ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल इज दैट द फॉर्मल शैल नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जो रिमूवल होता है उस केस में फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, फ्यूचर के लिए वो एलिजिबल होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन अगर डिसमिसल हो जाता है तो वो फ्यूचर में फिर कभी भी क्वालिफाई नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, फ्यूचर में भी वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता उसे अगर उसका डिसमिसल हो जाता है। ठीक है, द वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस और डिसिप्लिनरी एक्शंस आर। अब कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन में? ठीक है, फर्स्ट है कॉलिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एम्प्लॉय अगेंस्ट हुम डिसिप्लिनरी एक्शन इज इनिशिएटेड। सबसे पहले एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन जिसने ये इनिशिएट किया है, जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेन है।
ठीक है, तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। फार्मिंग ऑफ चार्जेस इफ द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर मैनेजमेंट उसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता तो उस पर चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द सर्विस, सस्पेंड कर दिया जाता है एम्प्लॉय को सर्विस से। नेक्स्ट है हियरिंग ऑफ चार्जेस एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू डिफेंड हिमसेल्फ, और ये एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद को डिफेंड कर पाए, ठीक है, अपने डिफेंड में कुछ बोल पाए, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट फाइंडिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट, और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है एम्प्लॉय के अगेंस्ट। गिविंग सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रपोज्ड पनिशमेंट, और फिर दोबारा से एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद को डिफेंड कर पाए, जो भी उस पे पनिशमेंट उसके अगेंस्ट प्रपोज्ड है, उन पनिशमेंट के अगेंस्ट एम्प्लॉय डिफेंड कर पाए खुद को, क्यों वो पनिशमेंट उसे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन कर पाए उसे। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑर्डर, उसके बाद पनिशमेंट ऑर्डर निकलता है, और अगर एम्प्लॉय चाहे तो फिर से अगेन अपील कर सकता है उस पनिशमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नियम क्या क्या है, प्रोविजंस, ठीक है। द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्न द प्रोसीजिंग ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड और dismissed by an authority subordinate to the authority by which he was appointed, ठीक है, कोई भी सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी से रिमूव्ड या डिसमिस्ड नहीं हो सकता किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा, जो कि उसको अपॉइंट करने वाले, जिसने उसे अपॉइंट किया था उस अथॉरिटी से का सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, ये आर्टिकल 311 में मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन रैंक और रिमूव्ड और डिसमिस्ड अनलेस ही इज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, और किसी भी सिविल सर्वेंट को उसकी रैंक को रिड्यूस नहीं कर सकते, उसे रिमूव नहीं कर सकते, उसे डिसमिस नहीं कर सकते, कब तक? जब तक कि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी नोबडी कैन रिमूव और रिड्यूस द रैंक ऑफ द सिविल सर्वेंट, ओके। ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सभी इंडियन सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, ठीक है, फॉर ऑल क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2 सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज के लिए, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू क्लास 3 एंड क्लास 4, यानी कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज, द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री जो होता है वो कंसर्न डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी अथॉरिटीज हो गई हर क्लास से रिलेटेड, और ये टोटल आपका हो गया यूनियन मैनेजमेंट, जो कि सिविल सर्विसेज में फॉलो किया जाता है, ठीक है। आज हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।